नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या बीजेपी इस बार बंगाल में अपना हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ने जा रही है? क्या बीजेपी का बिहार वाला सख्त तेवर अब बंगाल में नरम पड़ चुका है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह समझ चुकी है कि बंगाल में सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उन्हें हर हाल में मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ना होगा? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसका जवाब है बंगाल में बीजेपी का नया प्लान। सूत्रों के मुताबिक दरअसल बीजेपी बंगाल में कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ लाने की दोहरी रणनीति पर काम कर रही है, जबकि उनके नेता शुभेंदु अधिकारी यहां तक कह चुके हैं कि अब सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी ने भी अब यू टर्न लिया है, यानी मुस्लिम वोटों का समीकरण अब की बार सबका यू टर्न। देखिए, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ। देखिए, भारतवासी तो हम लोगों का साथ है, रोहिंग्या हम लोगों का साथ नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया हमारा साथ नहीं है। हम लोग का यही उम्मीद है, 4 तरीके से नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। एक डेड वोटर, एक डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, तीसरा फेक वोटर, चौथा बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या घुसपैठिया। But Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. बीजेपी का डबल प्लान, हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवादी मुसलमान। ममता ने भी मारी पलटी, नया वक्फ कानून लागू कर दी। बंगाल में अब की बार सियासी यू टर्न है, फंस गया मुस्लिम वोटों का समीकरण। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों तक बंगाल में हिंदू जनजागरण अभियान चला रही थी, हर हिंदू त्योहारों के मौके पर जुलूस निकालती थी, जिनके नेता अपने इलाके में राम मंदिर का निर्माण करा रहे थे, जिन्हें सबका साथ सबका विकास से भी परहेज होने लगा था, जो हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए सरकार आने पर मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकने की बात करते थे। अब वही बीजेपी और उनके नेता मानो अपनी रणनीति बदल चुके हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दोहरी नीति पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बंगाल में उन मुस्लिम मतदाताओं को लक्ष्य बना रही है जो अब ममता बनर्जी और टीएमसी से नाराज चल रहे हैं। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि बहुत से मुस्लिम इलाकों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी में एक दूसरे को मारा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता उन लोगों से कह रहे हैं कि देखो, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में मुसलमान सुरक्षित और शांति से रह रहे हैं। बीजेपी के नेता उन लोगों से ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में पिछले 3-4 साल में जितने मुसलमान मारे गए उतने शायद कहीं और नहीं मारे गए। ऐसे में बीजेपी उन वर्गों तक पहुंच रही है जो कई वजह से टीएमसी के खिलाफ है, और ऐसे वोट जो आमतौर पर सीपीएम और कांग्रेस के पास चले जाते हैं, उन लोगों को बीजेपी अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज सबसे बड़ा हम लोग को सफर करना पड़ता है बंगाल में। बंगाल का बॉर्डर 540 किलोमीटर एरिया खुला हुआ है। वहां से बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या घुसपैठिया घुस रहा है, पूरा देश को बर्बाद कर रहा है।
और ज्यादा बर्बाद कर रहा है पश्चिम बंगाल को। इसलिए पश्चिम बंगाल का जो इंडियन है, भारतीय है, राष्ट्रवादी है, ये लोग बड़ा खुश है। मोदी जी बोल दिया तुरंत उसको लागू करे, कार्रवाई करे। हर घुसपैठिया को, इन्फिल्ट्रेटर्स को हटा देना चाहिए। इसके लिए बीजेपी ने एसआईआर को अपना बड़ा हथियार बनाया। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बीच अपना रुख बदला। कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रहने वाली बीजेपी इस बार बंगाल में एसआईआर के जरिए सिर्फ उन मुस्लिमों को टारगेट कर रही है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो एसआईआर के जरिए बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। देखिए, भारतवासी तो हम लोगों का साथ है, रोहिंग्या हम लोगों का साथ नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया हमारा साथ नहीं है, जो गुजर गए ऊपर चले गए वो लोग हमारा साथ नहीं है, वो लोग सब तृणमूल का साथ है। जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके अभी स्वर्गवासी हो गया, तृणमूल कांग्रेस उसे खींचकर फिर वोटर लिस्ट पे लाना चाहते हैं, तो वो लोग तृणमूल का साथ है, हम लोग का साथ नहीं है। वो लोग रहने से तृणमूल चुनाव जीतेगा, नहीं रहने से तृणमूल चुनाव हारेगा, ये साफ है जनता के सामने। पश्चिम बंगाल का जो आम जनता है वो राजनीति से इतना वरे नहीं है, वो लोग समझते हैं सब चीज। हम लोग का यही उम्मीद है 4 तरीके से नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। एक डेड वोटर, एक डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, तीसरा फेक वोटर, चौथा बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या घुसपैठिया। जो हिंदू आया है वो शरणार्थी है, वो सीएए में अप्लाई करे, उनका सिटीजनशिप मिलेगा, वोटर तालिका में नाम भी रहेगा। और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनका नाम नहीं रहेगा। बशीरहाट में 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं, और हम किसी का, कोई क्लेम कर रहा है मेरा घर सातखीरा है, कोई क्लेम कर रहा है दूसरी जगह पे है, वो बैठे हुए हैं इस आस में कि उन्हें बांग्लादेश जाने का मौका मिला। तो ममता बनर्जी पहले तो बंगाली अस्मिता, बंगाली का नाम लेते थे, हम भी बंगाली हैं। तो आज मैं ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूं, जो लोग वापस जा रहे हैं वो बंगाली है कि बांग्लादेशी है? बंगाली तो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, लेकिन वो तो प्रीडोमिनेंटली बांग्लादेशीज है। तो ममता बनर्जी का पूरा जो दर्द है, ये दर्द क्या सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है, या इस तरफ जो बंगाली रह रहे हैं, यानी जो भारत के नागरिक है, जेन्युइन नागरिक है, उनके लिए दर्द है? जाहिर है बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो बंगाल में किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्या और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ है। और जो भारतीय मुसलमान देश से प्यार करते हैं और कानून मानते हैं, उनके साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव क्यों किया? तो इसका जवाब है पिछली बार हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले वोट शेयर और हाल ही में खत्म हुए बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत का समीकरण। इसे ऐसे समझिए, बिहार की बड़ी जीत के बाद बंगाल बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 2026 में वो ममता बनर्जी को हरा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ मुस्लिम वोट चाहिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति बिहार से बहुत अलग है। बिहार में जाति का गणित बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहां हिंदू वोट कई टुकड़ों में बटे रहते हैं, इसलिए ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। बंगाल में जाति की राजनीति लगभग नहीं के बराबर है और हिंदू वोट पहले से ही काफी हद तक एकजुट रहते हैं। यहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक तकरीबन 27% मुस्लिम वोटर हैं। कुल 294 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 46 सीटें ही ऐसी हैं जहां मुसलमान 50% से भी ज्यादा है, यानी बहुमत में। 16 विधानसभा सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम मतदाता है। 33 विधानसभा सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स, तो करीब 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 294 में से करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में। 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मुस्लिम वोट लगभग शून्य नहीं मिले थे। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती है कि 2026 के चुनाव में भी वही गलती दोहराई जाए। बीजेपी की कोशिश वोट शेयर का वो गैप भरने की है, जिसके जरिए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना आसान हो जाएगा। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जहां 48.02% वोट
और 215 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी को 38.15% वोट के साथ 77 सीटें मिली थी। दोनों की सीटों में भले ही काफी अंतर था, लेकिन वोट शेयर में महज 10% का ही अंतर था। इस बार बीजेपी की कोशिश इसी वोट शेयर के अंतर को पाटना है और किसी भी तरह बहुमत का आंकड़ा 148 सीट से ज्यादा तक पहुंचाना है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी अब कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ लाने की दोहरी रणनीति चला रही। यही कारण है कि बिहार वाला सख्त तेवर अब बंगाल में नरम पड़ गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक बीजेपी ये मानकर चल रही है कि बिहार में इस बार पार्टी को मुस्लिम समुदाय के वोट मिले। ऐसे में पार्टी को भरोसा है कि बंगाल में भी उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट मिलेगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ राष्ट्रवादी मुस्लिमों की ओर अपना दायरा बढ़ा रही, वहीं ममता बनर्जी भी चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून पर यू टर्न लेकर एक बड़ा संदेश दिया। दरअसल केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने से महीनों तक इनकार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार इस कानून को अपने यहां लागू करने पर सहमति दे दी। बंगाल के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सलीम ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजकर कहा कि हर जिले की वक्फ संपत्तियों की जानकारी तय समय में ummidminority.gov.in पर अपलोड की जाए। दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य की ममता सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर की अंतिम तारीख से पहले केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए। इतना ही नहीं, प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से 8 बिंदुओं में प्रोग्राम भी जारी किया गया। इसके मुताबिक वेबसाइट उम्मीद पोर्टल को देख लें और उससे परिचित हो जाएं। संबंधित मुतवल्लियों, इमामों, मदरसा शिक्षकों को शामिल करते हुए बैठकें, कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि वो केंद्रीय पोर्टल पर विवरण जल्द से जल्द अपलोड कर सके। इसके लिए मुतवल्लियों की एक सूची भी साझा की जा चुकी है। डेटा एंट्री 2 हिस्सों में की जाएगी। पहला व्यक्तिगत मुतवल्लियों द्वारा ओटीपी आधारित प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन और दूसरा वक्फ संपत्ति से जुड़े विवरणों का पंजीकरण। यदि कोई विवादित वक्फ संपत्ति हो तो इस चरण में रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं। कार्य के लिए अधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त करें और दैनिक प्रगति की निगरानी की जाए। राज्य स्तर के दफ्तरों से वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने जिलों के दौरे पर भेजा जाए। 8 जिलों में हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं और बाकी जिले भी ऐसे ही हेल्प डेस्क बना सकते हैं। और राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से हर दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वर्चुअल मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें राज्य भर के सभी दफ्तरों से लोग जुड़ सकते हैं। बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी साल अप्रैल में वक्फ कानून में संशोधन किया था। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनका विपक्षी दलों और उनके द्वारा शासित राज्यों की सरकारों ने कड़ा विरोध किया था। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बहुत ही आक्रामक तरीके से इसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कई मौकों पर कहा था कि वो इस संशोधित कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। बट वॉकर प्रॉपर्टी ऑल्सो इट वॉज डन मोटिवेटेडली, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment
and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता दीदी का वक्फ कानून को लेकर जो कड़ा रुख था वो बदल गया। ऐसे में ममता बनर्जी सरकार का ये फैसला राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर इस बार के चुनाव में ऐसा क्या है और क्या होने जा रहा है जिसके लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने कोर एजेंडे में बदलाव किया, या फिर यूं कह लीजिए कि यू टर्न ले लिया। जब 2021 में भी चुनाव हुए थे तो भी उन लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यही चीज था कि हिंदुत्व का जो हिंदू जो वोटर है उनको किस तरह से सेट किया जाए, और जो लोग, जो मुस्लिम वर्ग के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीयता के नाम पर सपोर्ट करें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करे, तो लोगों के दिमाग में ये चीज भरने की कोशिश की जा रही है। जैसे ममता बनर्जी का जो यू टर्न है कि वक्फ का जो संशोधन बिल है उसको लेकर के आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं ये एक दोनों जो कुनबा है वो हिंदुत्व को लेकर के एक कार्ड हमेशा खेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि ममता बनर्जी के दिमाग में ये चीज बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है कि उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक ही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके नतीजों में बीजेपी और टीएमसी के इन बदलाव वाले एजेंडे का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।